और इसमें हम जो ह्यूमंस हैं या जो इंसान है बेसिकली उसके ब्लड की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जनरल साइंस के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एनिमल्स को भी डिस्कस किया जाता है, ह्यूमन बॉडी को भी। तो ये जो ब्लड की कंपोजिशन होगी बेसिकली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होगी और इसी में क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्लड? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है कि ये क्या करता है, हमारी जो सेल्स हैं, जो फ्लूइड है बेसिकली एक साथ दूसरे सेल का तीसरे सेल का या पूरी बॉडी का उसको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं और कुछ फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा होता है। और इस ये किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा होता है? सेल्स पे और फ्लूइड पे। फ्लूइड हम इसको बोलते हैं, इसका जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो प्लाज्मा होता है। उसके अंदर कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जी बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी आ रही है। अच्छा, अब जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं। तो ये मेनली ब्लड के सेल्स होते हैं। जैसे किसी भी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है? वो डिपेंड कर रहा होता है उसके जो आरबीसीज है उनके ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह अगर आपको किसी भी इंसान को कोई डिजीज होती है, ठीक है, कोई वायरल डिजीज है या कोई बैक्टीरियल डिजीज है, तो उस डिजीज से लड़ने के लिए जो सेल्स होते हैं वो भी कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्लड में मौजूद होते हैं, और उनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को लीड कर रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, वन बाय वन हम अब इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स जो है वो 45% है। ठीक है, 45% ब्लड सेल्स है और 55% उसके अंदर प्लाज्मा है। अब ब्लड सेल्स में हमने डिस्कस कर लिया, वो तीन तरह की है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। जब नेक्स्ट से हम बात करें प्लाज्मा की, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट दैट एवरीवन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट। Plasma is the liquid portion of blood which transport nutrients, hormones and waste products. ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है और इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि क्या करता है, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब भी हम कुछ खाते हैं दैट गोज टू आवर स्टमक एंड दैट एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू ब्लड एंड देन सर्कुलेट इनटू होल आवर बॉडी। इसी तरह से जो प्लाज्मा है ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके जो है वो किडनी तक लेके जाता है। समझ आ रही है? हाँ जी बच्चे, समझ आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। ओके, अच्छा, अब इसमें अगर हम ये देखें ये वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है, तो अगर हम कोई भी चीज़ खाना हमने खाया, ऐसा हमने खाना खाया जिसके अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी थी या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, या फिर आप वैसे कह लें कुछ भी आपने खाया उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट मस्ट होता है, तो डाइजेशन के बाद ब्लड में चला गया। ठीक है, या जब भी आप खाना खाते हो तो आपका जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से जाते हैं लीवर के पास, लीवर उनको डिटॉक्सिफाई करता है, तो फिर जो वेस्ट बच जाता है वो ब्लड में सर्कुलेट होके किडनी के पास जाता है, और फिर किडनी क्या करती है? उसको रिमूव करती है। इसी तरह से जो प्लाज्मा है वो तमाम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को।
उसके बाद प्लाज्मा के अंदर मेनली कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिलके प्लाज्मा बना रहे होते हैं। सो फर्स्ट वन इज वाटर। वाटर कितना है, 90% वाटर आउट ऑफ 55%, ठीक है। जो 55% है ना प्लाज्मा, उसमें 90% क्या है, वाटर है। इसी तरह अगर हम बात करें साल्ट की, तो उसके अंदर साल्ट है, लाइक सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और पोटाशियम है और कैल्शियम आयंस होंगे। ये पोटाशियम और कैल्शियम आयंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोडियम क्लोराइड भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं ब्लड में। तो नेक्स्ट इज प्रोटीन। अगली चीज है प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर। अब कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। बेटा इंपॉर्टेंटली देखें जरा, ये एल्ब्यूमिन जो है ये आपके ब्लड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। हाउ मच योर ब्लड विल बी थिक, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा होगा एल्ब्यूमिन पे, जितना ज्यादा। बेसिकली ये आपके ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स हैं जो, ये है ये भी प्रोटीन्स है, और ये एंटीबॉडीज है बेसिकली। ग्लोब्यूलिन्स क्या है, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझे कि अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी चीज एंटर हो रही है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, डिफेंस में प्रोटीन्स बनाएगी, और वो प्रोटीन्स मिलकर क्या करेंगी, उस बैक्टीरिया को, वायरस को थ्रू मैनी वेज, और यू कैन से थ्रू डिफरेंट वेज उसको किल करेंगी। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी है बिकॉज दैट आर रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम। इनको हम ग्लोबुलिन्स भी, जैसा कि मैंने कहा, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इनको बेसिकली ये एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज भी इनको कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन इज इम्पॉर्टेंट टू क्लॉट योर ब्लड, ठीक है। अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड जो थिक होता है, क्लॉटिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन। अच्छा, अब नेक्स्ट वो लिखा हुआ है प्लाज्मा लैक फिब्रिनोजन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा के पास फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो जो बाकी हमारे पास सोल्यूशन बच जाएगा उसको हम बोलते हैं सीरम। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट, व्हाट इज सीरम एंड व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है, और सीरम क्या है, प्लाज्मा विच लैक फिब्रिनोजन, ठीक है। अब फिब्रिनोजन हमने देखा था, फिब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन, ओक्लुलन, ये प्रोटीन्स थी एंड दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब हमने देखा कि जो ब्लड है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, नंबर वन इज ब्लड सेल्स एंड नंबर टू इज प्लाज्मा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं। अब जो सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स है, और इनका जो दूसरा नाम है, एन इम्पोर्टेंट नाम है इनका, वो है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। अगर आपको रेड ब्लड सेल नहीं भी पता, लेकिन आपको ये पता है कि एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, तो ये आपको आना चाहिए। आपको एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो एरिथ्रोसाइट है। इसकी जो, अगर हम देखें ना टर्मिनोलॉजी, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो वो है एरिथ्रोसाइट। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शन, कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसका मेन फंक्शन ही यही है। रेड ब्लड सेल का जो मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसने क्या करना है, ऑक्सीजन को पकड़ना है लंग से, और पूरी बॉडी में क्या करना है, उसको सर्कुलेट करना है। और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और मैं फिर अभी भी इसको डिस्कस कर देती हूँ, कि अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी में जो सेल्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर उनको तोड़ते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन होगी तो वो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेंगे। दैट मीन कि हमारी बॉडी एनर्जी तब ही बना सकती है जब ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं, नेक्स्ट, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं प्रोटीन कौन सी होती है, ये उनका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के रेड ब्लड सेल्स होंगे, इनके सेंटर में भी क्या होता है, आयरन होता है। सिमिलर टू क्लोरोफिल हैज सेम शेप बट हैज मैग्नीशियम इन सेंटर।
अब इसकी उन्होंने एग्जाम्पल इस तरह दी है कि अगर हम बात करें ना क्लोरोफिल की, दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है, वो एनर्जी को कैप्चर करता है, एनर्जी को कैप्चर करके फिर वो क्या करता है, उससे बॉडी के अंदर फूड बनाता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक कैसे है, जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। बट क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या होता है, आयन होता है। उसके बाद यदि इसकी शेप किस तरह से होती है, बाइकनकेव डिस्क जो है, तो बाइकनकेव होती है, मतलब दोनों साइड से ये क्या होगी, कनकेव होगी। दोनों साइड से ये अंदर की तरफ क्या होगी, थोड़ी सी, अब क्या है कि ठीक है, बाइकनकेव, दोनों साइड से अंदर की तरफ थोड़ी सी ये, आप क्या लगे, टिल्ट हुई होगी अंदर की तरफ, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। क्यों न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल्स के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो ज्यादातर जगह किसके पास होती है, हीमोग्लोबिन के पास। बिकॉज रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, या क्या जो इसका मेन पार्ट है, वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है, आयरन है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम है, कम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो फिर उससे भी क्या हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा स्लो मेटाबॉलिज्म होगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे होती है ना, फटीग महसूस कर रहे हैं, आपने खाना बहुत ज्यादा खाया हुआ है, फिर भी आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो दैट मीन कि आपकी बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप मेडिटेशन करें, जैसे वो योगा है, लाइक डीप ब्रीथ करें। ठीक है, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करें, लंबे लंबे सांस लें, तो वो एक तरह से जो मेडिटेशन होती है ना, वो आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे आपके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर्स इन ब्लड। अब जो ब्लड है बेसिकली, वो उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स कितने हैं, 4.5 टू 5.5 मिलियन माइक्रोलीटर। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कितने होते हैं, एक माइक्रोलीटर में 4.5 टू 5.5 मिलियन। इंपॉर्टेंट है फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है, ये आपने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसी होती है और उनका लाइफ साइकिल क्या है। दे प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो बेसिकली क्या होता है, बोन के अंदर एक पीरियड जो आप क्या, लेकिन मेटल होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। अब इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है, या 4 मंथ्स होता है। ठीक है, बोन मैरो से कैसे बनता है, बेसिकली अगर हम देखें ना इसको, तो बोन मैरो के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके प्रिकर्सर्स होते हैं, और जो इन सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं उनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बोन सेल्स के या किसी भी चीज के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब इनके जो बोन ब्लड है, इनके जो प्रिकर्सर्स हैं या इनके जो स्टेम सेल्स हैं, वो कहाँ पर मौजूद है, बोन मैरो में। जब भी जरूरत पड़ती है बॉडी को ब्लड की, तो बोन मैरो से वो स्टेम सेल्स निकलते हैं और ब्लड की, ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 4 महीने का। 4 महीने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में और लिवर में। ठीक है, स्प्लीन में बेसिकली ये टूटते हैं, और फिर लिवर इनको क्या करता है, लिवर इन रेड ब्लड सेल्स जो टूटे होते हैं इनसे एक जूस बनाता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, और वो हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक हो गया, हमने देखा इसके बारे में, हमने रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन देखे। मेन फंक्शन इसका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, सेंटर में क्या है, आयरन है। शेप इसकी बाइकन के हमने देखी, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। फिर हमने जो है वो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखे, ब्लड के अंदर कितने हैं, 4.5 टू 5 मिलियन माइक्रोलीटर्स।
उसके बाद हमने इसकी प्रोडक्शन देखी। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी? बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होते हैं? इसके स्टेम सेल्स। लाइफ स्टाइल इसका 4 महीने का है। और उसके बाद हमने ये देखा कि डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। और लीवर क्या करता है? देन इसको रिसाइकिल करता है। रिसाइकलिंग के बाद लीवर जो है वो बनाता है इसे गाल बाइल बाइल जूस, ठीक है, और उसको स्टोर करता है गाल ब्लैडर में। और बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फैटी फूड लेते हैं, तो बाइल जूस उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। चलें जी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो नाम है वो है ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल्स का नाम था एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है, आपने इनके नाम याद रखने हैं, यही वाले आपने इनके नाम याद रखने हैं, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। जैसा कि हमने फर्स्टली डिस्कस किया कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं दैट आर रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम, तो ये कैसे एक्ट करते हैं? एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। इंपॉर्टेंटली याद रखें कि पैथोजेंस का वर्ड हम कब यूज करते हैं? पैथोजेंस का मतलब ही क्या होता है? डिजीज काजिंग एजेंट्स। वो एजेंट्स जो डिजीज काज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हो गया और उसके अलावा वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, या कोई और इन्फेक्शन हो, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे जो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो होगा, वो होंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, या उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब इनके नंबर कितने होते हैं एक माइक्रोलीटर में? 5 से लेके 7,000 तक। मतलब ये कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो उन्होंने हर वक्त क्या करनी होती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है हर सेल को, तो वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया या कुछ इस तरह से चीज़ कोई एंटर हो जाती है, तो ये फिर क्या करते हैं? एक्टिव होते हैं। और इनकी अपर लिमिट कितनी कितनी होती है? 11,000। अपर लिमिट का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये भी कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में और स्प्लीन में बनते हैं, ठीक है। बोन मैरो में और स्प्लीन। अब बोन मैरो में और स्प्लीन में भी इनके भी क्या होंगे? स्टेम सेल्स होंगे। जैसा कि हमने देखा कि स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी चीज के प्रिकर्सर होते हैं, जिससे आगे जाकर जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के अपने प्रिकर्सर होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अपने प्रिकर्सर होते हैं, अपने स्टेम सेल्स होते हैं। अब इनका जो लास्ट स्पैन है वो कितना है? 5 to 21 डेज, 5 से लेके 21 दिन तक। एग्जाम्पल, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, और वो 21 दिन के बाद वो व्हाइट ब्लड सेल उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर वो नए बनते रहेंगे। अगर इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग है तो व्हाइट ब्लड सेल्स बनते रहेंगे साथ साथ। मैम ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है जी। जी सर। मैम ये जो स्प्लीन है ये हमारे यानी कि जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिमूव नहीं करता, यानी कि बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल होते हैं वाइट के ब्लड सेल्स या रेड हाँ जी, रिमूव ब्लड भी सेल्स करता है, लेकिन ये रेड ब्लड सेल्स, ये आरबी रेड ब्लड सेल्स को करता है। यानी कि बोन मैरो और स्प्लीन ये दोनों यानी कि हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उनको बनाने में काम आते हैं ना। ब्लड सेल्स को नहीं हम कह सकते, हम सिर्फ ये बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स को। यानी ओनली वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स।
हाँ जी, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं स्प्लीन में। और इसके अलावा भी ना कुछ स्टेजेस होती है, लाइफ की स्टेजेस होती हैं। जब अर्ली लाइफ स्टेजेस होती है ना, तब जो स्प्लीन है और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो स्प्लीन है वो हेल्प करती है स्टेम सेल्स बनाने में, और उसके ज़रिए फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। लेकिन जब लेट लाइफ हो जाती है तो फिर उसमें बोन मैरो हेल्प आउट करता है। मेनली जो होता है ना बोन मैरो, वो हेल्प करता है उसके बनाने में, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में। ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं ना, तो जब कोई भी बच्चा न्यू नेटल स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स, वो डिफरेंट होते हैं। जब वो अर्ली अडल्ट होता है तो फिर जो उसके रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट भी कौन से होंगे, वो बोन्स बस चेंज होती है। लाइक बोन मैरो जो होगी ना, जो हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वही बनाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो हाथों की बोन्स होंगी उनके अंदर जो बोन मैरो होगा वो बीसी या डब्ल्यूबीसी बना रहा होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारी बॉडी के कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो बोन्स होती है उनके बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी शेप इरेगुलर होती है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी याद रखें, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बाइकनकेव होती है। अगर उनकी शेप बाइकनकेव नहीं होगी, उसकी शेप में कोई मसला आएगा तो फिर उससे भी बीमारी हो जाएगी। उसकी वजह बीमारी की क्या होगी कि उसी वो शेप ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जिसकी वजह से वो जो सेल्स होंगे वो हमारी बारीक से बारीक कैपिलरीज में से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर शेप डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर हमारी बॉडी की जो कैपिलरीज है वो उनमें से नहीं गुजर पाएंगे, वो जो सेल्स होंगे। तो फिर उससे क्या होगा, उस बंदे को कोई ना कोई डिजीज होगी जो ब्लड रिलेटेड होगी। हम लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर हम अपनी आंख को देखें, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अपनी आपकी आंख की जो नीचे स्किन है उसको अगर आप देख लो, उसमें बारीक सी जो है ना वो वेन्स होती हैं। वेन्स हम वैसे जनरल टर्म यूज करते हैं, लेकिन ब्लड वेस्कुलर्स होती हैं, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल बारीक सी। तो इसे सब आइडिया लगा लें कि सेल्स कितना छोटा होगा, सेल्स कितने छोटे होंगे जो इनमें से गुजर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं प्लेटलेट्स के लिए? थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ तो बी मिस है, ठीक है, थ्रोम्बो। अब इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड वाउंड हीलिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो ये याद रखें कि प्लेटलेट्स या जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। अब इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो उसका जितने प्लेटलेट्स कम होंगे उतना ज़्यादा उसका ब्लड थिन होता जाएगा, उतना ही उसका ब्लड क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और अगर उसको किसी जगह पे कट लगता है या उसको कोई ना कोई क्या लगे वाउंड है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके नतीजे में अगर उसका ब्लड ज़्यादा रिलीज हो गया, बॉडी में से ज़्यादा ब्लड निकल गया, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो दैट्स वाई अल्लाह ताला ने ये आपके में फीडबैक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जब ब्लड रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो प्लेटलेट है वो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। जब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी तो ज़्यादा ब्लड भी बॉडी से रिमूव या ज़ाया नहीं होगा। कि अगर ब्लड निकलेगा तो रेड ब्लड सेल्स भी निकलेंगे। जब रेड ब्लड सेल्स निकलेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी में पूरी होगी, ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। इस तरह से आपने चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। सो प्लेटलेट्स आर मच इम्पोर्टेंट। देखिए, रेड ब्लड सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ब्लड का 6 to 7% बनाते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 to 7% भी कम हो जाए तो उससे भी क्या होगा, उस बंदे के लिए नुकसान होगा। इनमें कुछ डिजीजेस भी होती है, अगर वो प्लेटलेट्स कम हो तो उसकी वजह हो जाती है। अब ये भी कहाँ पर बनते हैं? ये भी बोन मैरो में बनते हैं। फिर याद रखें कि ये बोन मैरो में कैसे बनते हैं, इनके सेल्स होते हैं वहाँ पे। स्टेम सेल्स या इनके प्रिकर्सर्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाकर प्लेटलेट्स बनाने होते हैं। आगे जाकर प्लेटलेट बनाने का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे सेल्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं।
फिर उनके अंदर डिवीजन होती हैं, ठीक है, डिवीजन होती हैं, फिर वो किसी और 2 3 4 चीजों से मिलते हैं, फिर जाके वो प्रॉपर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट की शक्ल में आते हैं। एकदम से वो प्लेटलेट कन्वर्ट नहीं हो जाते। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 to 10 डेज। शेप की बात करें तो इनकी स्मॉल राउंडेड डिस्क शेप्ड होती है और न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। हमने ये देखा कि जो ब्लड के सेल्स है उनमें जस्ट डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं था और प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब जो वेस्कुलर सिस्टम है ना उसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं आती, उसमें ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी है और हार्ट भी है, दिल भी है। क्योंकि अगर दिल नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स काम नहीं करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी की हार्ट वर्किंग नहीं है तो ब्लड भी सर्कुलेट नहीं करेगा, और ब्लड ने किसमें सर्कुलेट करना है, ब्लड वेसल्स में। तो ये तीनों चीजें मिलके हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स ये मिलकर बनाती हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेसल अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 इज आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो आर्टरीज होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह जो कैपिलरीज होती है वहां पे जो, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज होता है, ठीक है, मिक्स ब्लड होता है। अब आर्टरीज की बात कर लें, दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। ये बेसिकली हार्ट से लेकर जाती है ब्लड को बॉडी की तरफ, ठीक है, क्योंकि हार्ट के पास जो ब्लड आएगा सबसे पहले वो ऑक्सीजनेटेड होगा, पहले हार्ट के पास आएगा, ठीक है, फिर हार्ट से जाएगा पूरी बॉडी में। अब लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसको क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास होता है, ये आपने याद रखना है। वैसे तो हमने ये देखा था कि जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी इसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए जरा गौर से, हमने ये देखा कि हार्ट के पास पहले ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड और फिर वो सारा का सारा ब्लड देगा पूरी बॉडी को, ठीक है। अब उसने जब देना है, पूरी ब्लड देना है, तो पूरी बॉडी के अंदर भी तो लंग्स ही आते हैं ना, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर भी तो लंग्स आती है ना, पूरी बॉडी का हिस्सा है। तो जब वो पूरी बॉडी को देगा, ब्लड देगा थ्रू आर्टरीज, तो वो लंग्स को भी दे रहा होगा। जो लंग्स को ब्लड दे रहा होता है बेसिकली ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपने याद रखें, एक्सेप्शन और इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखें इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, अगर किसी को समझ नहीं आई आर्टरी के हवाले से किसी भी क्वेश्चन की पूछ सकता है मुझसे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। थिक मस्कुलर वॉल्स टू हैंडल हाई प्रेशर। अब जो आर्टरीज होती है इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। थिक क्यों होती है, बिकॉज दे हैव टू बियर हाई प्रेशर कमिंग फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो हाई प्रेशर आ रहा होता है उसको उन्होंने बियर करना होता है। हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड किसके अंदर जाता है, आर्टरीज के अंदर जाता है। अगर आर्टरीज वीक होंगी तो वो फट भी सकती है। सो दैट्स वाई जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है लेकिन मस्कुलर होती है। हमेशा बेटा याद रखना है आपने, जहां पे भी मसल जिक्र आएगा, मसल्स आर द सेल्स, ठीक है, दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वो सेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं उनको बोलते हैं मसल्स। So arteries also have muscular walls that mean the arteries can contract and relax. वो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकती है, रिलैक्सेशन भी कर सकती है। तो वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है वो फ्लेक्सिबल होती है।
वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट को रिलैक्स कर सकती है वो फ्लेक्सिबल होती है। सो आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर। अब इनका जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है। ल्यूमन क्या होता है, जो इनका दरमियान वाला रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल आपने बनाया, सर्कल के दरमियान जितना भी रीजन है, जितना भी उसका डायमीटर होता है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमन होगा वो समहाउ होगा। देन स्टिक टू बी प्रेशर कम हार्ट बीट। अब जो आर्टरीज होंगी वो इतनी इलास्टिक होंगी, इतनी फ्लेक्सिबल होंगी कि वो हार्ट का प्रेशर जो होगा उसको बेयर कर सकेंगी। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेन्स की। वेन्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड प्रोवाइड टू द हार्ट। नहीं नहीं, ये हार्ट को नहीं प्रोवाइड करती, बेसिकली ये लंग्स की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, जो ब्लड होगा इसको किसकी तरफ लेके जाएंगी, हार्ट के पास लेके जाएंगे। लेकिन अब मेन पहले किसके पास जाएगा, उसके पास, लंग्स के पास, और फिर वहां से हार्ट के पास आएगा। और इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लार्जेस्ट जो वेन है हमारी बॉडी की, उसका नाम है वेना केवा। ठीक है, जिसमें बहुत ही सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। अब इसमें जो पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब जो वेन, अब ये याद रखिए कि जो हार्ट की तरफ जा रही है वेन है, और जो हार्ट से अवे जा रही है वो आर्टरी है। अब वो वाली वेन या वो वाली वेसल जो हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होगी, होगी तो वो वेन ही, लेकिन उसके पास ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। जैसे हमने ये देखा कि जो ब्लड जो हार्ट से ब्लड अवे जा रहा होता है वो किसके जरिए जा रहा होता है, आर्टरीज के जरिए जा रहा होता है। तो इसी तरह जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे जा रहा होता है हार्ट से लंग के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होती तो वो आर्टरी है लेकिन उसके अंदर उस वक्त ब्लड कौन सा आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन बाकी पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। इसी तरह जो वेन होगी वो पूरी बॉडी से तो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही होगी, लेकिन जब वो हार्ट के पास जाएगी तो पल्मोनरी वेन जो होगी उसके पास ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो लंग्स से आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये थिन होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका भी मस्कुलर होता है, लेकिन इसका जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है और ये लेस इलास्टिक होता है। अब जो वेन होती है वो लेस इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहले जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड चला जाता है आर्टरीज। ठीक है, फिर आर्टरीज से कैपिलरीज तक जाएगा, कैपिलरीज से फिर कैपिलरीज से जाएगा वेन्स के। तो वहां तक जाने तक ब्लड का प्रेशर काफी लो हो चुका होता है। तो काफी लो ब्लड की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से जो वेन्स होती है उनकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर है वो लो है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेल्व्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को। वेल्व्स आप इस तरह से कह लेते हैं कि जगह जगह पे जो है ना वो इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो कहाँ पर लगते हैं, वेन्स में। आपने सुना होगा कि यहाँ तो वो इंट्रामस्कुलर होते हैं या इंट्रावेनस होते हैं। तो यहाँ तो वो वेन्स में लगाए जाते हैं या फिर मसल्स में लगाए जाते हैं। जो इंजेक्शन होते हैं वो आर्टरीज में नहीं लगाए जाते। उसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ये कनेक्ट करते हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ एंड अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल। अब बेसिकली आर्टरीज होंगी उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो कैपिलरीज के पास पहुंचेंगे तब अंदर जो आर्टरीज होंगी उनके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा के साथ गुजर के वेन्स में चला जाए। ठीक है, आर्टरीज में चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा। तो इसी वजह से जो बेसिकली कैपिलरीज होती है ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को एक तो कनेक्ट कर रही होती है, दूसरा ये उनके दरमियान क्या करती है, चेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। जैसे अगर बात करें हम
तो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं। अगर उनके अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो CO2 कहाँ पर चली जाएगी? वेन्स के पास चेंज हो जाएगा वहाँ पे। उनमें कोई मसल नहीं होता, कोई वाल्व नहीं होता। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट एंड मोस्ट सेलुलर ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या होती है? स्मॉल होती है, बहुत थिन होती है और सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रही होती है कैपिलरीज। मतलब ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्मॉल होती है। इसी वजह से तो इनके लिए जो टर्म यूज़ हुई है वो है स्मॉलेस्ट। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी मैम। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आपका तो आप पूछ सकते हैं। मैम, जो कैपिलरीज है ये हमारे पूरी बॉडी में यानी कि फैली हुई है? हाँ जी, पूरी बॉडी में होती है कैपिलरीज। अब ये याद पहले आर्टरी होगी, फिर कैपिलरी होगी, फिर क्या होगी? वेन होगी। और एक क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी पूरी बॉडी में ना, जैसे अगर हम बात करें सांस की या ऑर्गन्स की बात करें, उनके अंदर जो सेल्स हैं उनके पास आर्टरी जा रही है, फिर कैपिलरी भी होगी, वहां पर वेन भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होती है वहां पर जो कैपिलरीज होती है वो डबल होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करके वेस्ट को दिया जाए और बॉडी से रिमूव किया जाए। सो वो वाहिद आर्गन है हमारी बॉडी का, या आप कह लें कि सेल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, जहाँ पर जो कैपिलरीज है वो दो होती है। जो ब्लड का बेसिकली इसमें जो साइड में भी कुछ नोट्स बने हुए हैं, ये मैं शेयर कर देती हूँ। ये आपने जो साइडों पर नोट्स बने हुए हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, तो आपका जो ब्लड वाला टॉपिक है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए। फिर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन याद करने की या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन हमने ये देखा कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और उसमें मेन सेल्स होती हैं और प्लाज्मा है। प्लाज्मा में अपने सीरम का नाम जो है वो, सीरम जो है उसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। प्लाज्मा का पता होना चाहिए 45% है। उसके अलावा सेल्स जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरबीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा है, प्लेटलेट सबसे सबसे कम होती हैं। इसके अलावा इनमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आरबीसीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 50 के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, भी हम डिस्कस करेंगे। 5 पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा चीज़ें जो है ज़्यादा क्लैरिफाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है मैं क्लास एंड करती हूँ, और अगर आपको ठीक है बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। और आपने से कोई भी जो है वो रिमाइंड करने के लिए एक दफ़ा ग्रुप में टेक्स्ट कर दे, नोट शेयर कर दे। जी मैम, नोट्स सेंड कर दें बस जस्ट। जी जी, वो मैं कर दूँ। ओके बच्चे, अल्लाह।